191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इनको? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से
हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था,